हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सारिका जायसवाल, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन इन इंदौर। तो आज हम बात करते हैं अबॉर्शन, जिसे कि आम भाषा में मिसकैरेज भी कहा जाता है। मिसकैरेज का मतलब है 20 वीक्स के पहले यानी 5 मंथ्स के पहले बच्चा गिर जाना या बच्चा खराब होना। अकॉर्डिंग टू हू द डेफिनेशन इज एक्सपल्शन ऑफ फीटस बिफोर 5 मंथ्स और लेस देन 500 ग्राम्स ऑफ वेट। यह मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है, अर्ली प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है। लगभग 8 से 20% प्रेगनेंसी में यह हो सकता है, जिसमें से कि 80% अबॉर्शंस 12 वीक्स यानी 3 मंथ्स के पहले होते हैं। यही कारण है कि जब भी आप प्रेगनेंसी लेके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट शुरू के 3 महीने में आपको खास ध्यान रखने के लिए कहते हैं। अब बात करते हैं अबॉर्शन के कारणों की। तो अबॉर्शन के कारणों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है फीटल मतलब बच्चे से संबंधित, दूसरा मैटरनल मतलब माँ से संबंधित, और तीसरा अनएक्सप्लेन्ड। मोस्ट कॉमन कॉजेज आर फीटल कॉजेज। उसमें से भी 50% केसेस में अबॉर्शन जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से यानी कि क्रोमोसोमल अनॉमलीज की वजह से होता है, जैसे ट्रिप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, ट्राइसोमी 16। सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अबॉर्शन इज़ जेनेटिक। सो सबसे पहले जब भी पेशेंट हमारे पास आता है अबॉर्शन का कॉम्प्लिकेशन लेके, उसका सवाल होता है कि इसका कारण क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज का मोस्ट कॉमन कॉज जेनेटिक होता है, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। सेकेंड फीटल कॉज इज़ बच्चे में कोई जन्मजात विकृति होना, जैसे कि हार्ट में खराबी, किडनी में खराबी, या किसी आंतों में खराबी या किसी और ऑर्गन में खराबी होना। नेक्स्ट कॉज ऑफ अबॉर्शन इज़ मैटरनल मतलब माँ से संबंधित, जिसमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड डिसऑर्डर्स। थायराइड डिसऑर्डर बहुत कॉमन कॉज है अबॉर्शन का। सेकेंड मैटरनल कॉज इज़ यूट्रस में कोई एनॉमली होना, मतलब बच्चेदानी का नॉर्मल ना होना, या तो उसके शेप में प्रॉब्लम होना, जैसे यूनिकॉर्निएट यूट्रस, बाइकॉर्निएट यूट्रस, या बच्चेदानी में पर्दा होना यानी सेप्टेट यूट्रस, या बच्चेदानी में गठान होना, जैसे कि फाइब्रॉइड यूट्रस कहते हैं। ये अबॉर्शन के कॉजेस हो सकते हैं। तीसरा मैटरनल कॉज है प्रेगनेंसी के दौरान माँ में इन्फेक्शन होना। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इज़ टॉर्च, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रुबेला, CMV और HPV इन्फेक्शंस आते हैं। नेक्स्ट कॉज इज़ थ्रोम्बोफीलियाज यानी एप्ला मतलब एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। आजकल ये अबॉर्शन का एक प्रमुख कारण उभर कर सामने आया है। नेक्स्ट इज़ रेडिएशन इन थेरेप्यूटिक डोज। थेरेप्यूटिक डोज मीन्स यदि किसी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए आपको रेडिएशन दिया गया है तो ये अबॉर्शन का कॉज हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ ये क्लियर करना चाहती हूँ कि यदि कोई गर्भवती महिला एक्सीडेंटली किसी एक्सरे को एक्सपोज हो गई है, जो कि डायग्नोसिस के पर्पस से हुआ है, जैसे कि चेस्ट एक्सरे, तो ये अबॉर्शन का कारण नहीं होता है सामान्यतः, और महिला चाहे तो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ, मतलब उसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय समय पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ अबॉर्शन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अबॉर्शन के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है मैटरनल एज। यहाँ ये आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं कि 30 ईयर्स से पहले जहाँ अबॉर्शन के चांसेस 8 से 20% होते हैं, वहीं 40 ईयर्स के बाद में ये 40 to 80% तक हो जाते हैं। इसलिए हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट महिलाओं को या लड़कियों को ये सलाह देती हैं कि आप प्रेगनेंसी सही समय पर प्लान कर लीजिए। आजकल बिकॉज ऑफ कैरियर ओरिएंटेशन महिलाएं प्रेगनेंसी को काफ़ी पोस्टपोन करते हैं। इवन पहली प्रेगनेंसी वो 35 ईयर्स के आसपास सोचना शुरू करते हैं। तो ये एक खतरनाक ट्रेंड है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड रिस्क फैक्टर इज़ इससे पहले की प्रेगनेंसी में भी अबॉर्शन हो चुका है
थर्ड, सब्सटेंस एब्यूज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ एरा। किसी भी तरीके का व्यसन यानी नशा, चाहे स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, अदर ड्रग्स हों, या फिर कुछ दवाइयाँ आप प्रेगनेंसी में आपने डॉक्टर की सलाह के बिना ली हैं, जिसमें कुछ पेन किलर्स भी हो सकते हैं, या किसी और बीमारी के लिए या एपिलेप्सी के लिए आपने दवाइयाँ खाई हैं, तो ये रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं अबॉर्शन के लिए। अदर रिस्क फैक्टर्स आर फॉलिक एसिड की कमी होना, या माँ का वज़न बहुत ज़्यादा और बहुत कम होना, BMI लेस देन 18 और मोर देन 15 आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर अबॉर्शन। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स एंड साइंस। मोस्ट कॉमन सिम्टम इज़ आपका पीरियड डिले हुआ है, यानी आपका पीरियड मिस हुआ है, उसके बाद आपको ब्लीडिंग शुरू हुई है। ब्लीडिंग या तो हल्की हो सकती है या हैवी हो सकती है, रेड हो सकती है या ब्राउन हो सकती है। ब्लीडिंग आपको क्लॉट्स के साथ या टुकड़े पास होने के साथ भी हो सकती है। दूसरा सिम्टम होता है पेन। ब्लीडिंग के साथ में आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की तरह पेन आते हैं या डिलीवरी पेन्स की तरह पेन आते हैं। कई बार क्रैम्प्स की तरह पेन ना आके कांस्टेंट डल पेन भी हो सकता है। डायग्नोसिस बनाने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं उनमें प्रमुख इन्वेस्टिगेशन है सोनोग्राफी, और सोनोग्राफी भी TVS यानी पेल्विक सोनोग्राफी वेजाइना के थ्रू करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डायग्नोसिस सोनोग्राफी के द्वारा डायग्नोसिस बनाने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जो फुलफिल होने पर ये अबॉर्शन को डायग्नोज करते हैं। जैसे कि सोनोग्राफी करने पर यदि जेस्टेशनल सैक का डायमीटर 25 से ऊपर है, लेकिन उसमें एम्ब्रियो या योग सैक नहीं बना है। सेकेंड इज़ यदि CRL मोर देन 7 mm है, लेकिन बच्चे की धड़कन नहीं आई है। ये दोनों ही जो फीचर्स हैं ये अबॉर्शन को डायग्नोज करते हैं। यदि सोनोग्राफी में ऐसे फीचर्स मिलते हैं तो नॉर्मली, और पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं है, तो नॉर्मली हम हफ्ते या 10 दिन बाद सोनोग्राफी रिपीट करने के लिए बोलते हैं। कुछ % केसेस में उम्मीद होती है कि या तो पेशेंट ने डेट्स गलत बताई हैं और आगे जाके बच्चे की धड़कन बन सकती है। सेकेंड इन्वेस्टिगेशन इज़ सीरम बीटा HCG, जो कि ब्लड से होता है और उसे 48 घंटे में रिपीट करना होता है। यदि इसकी वैल्यू 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ी है इन 48 घंटे में, तो ये साइन होता है एक वायबल प्रेगनेंसी का, और ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने के चांसेस होते हैं। थर्ड इन्वेस्टिगेशन इज सीरम प्रोजेस्टेरॉन, जो कि ब्लड से होता है। इफ़ इट इज़ लेस देन 5 नैनोग्राम, सो ये इंडिकेशन होता है नॉन वायबल प्रेगनेंसी का। अदर रूटीन टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी लाइक हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, TSH, शुगर, HIV, HbS, VDRL, ये रूटीन प्रेगनेंसी के इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अबॉर्शन के टाइप्स का। तो अबॉर्शन के टाइप्स हैं अटेंड अबॉर्शन, देन इनएविटेबल, इनकम्प्लीट, मिस्ड एंड कंप्लीट अबॉर्शन। सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन गायनेकोलॉजिस्ट के पास जो गायनेकोलॉजिस्ट को देखने को मिलता है, जो लेकर पेशेंट आते हैं, वो है थ्रेटेंड अबॉर्शन का। थ्रेटेंड मीन्स अभी अबॉर्शन हुआ नहीं है बट होने के चांसेस हैं। तो इनमें जो फीचर्स होते हैं वह ये होते हैं कि पेशेंट का पीरियड मिस हुआ है और उसके बाद उसे थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग शुरू हुई है, जो कि मोस्टली फ्रेश रेड कलर की है और ये हल्के दर्द के साथ में है। सोनोग्राफी में बच्चे की धड़कन प्रेजेंट होती है, इंटरनल ऑस क्लोज्ड होता है, और या तो अंदर छोटा हेमाटोमा मिल सकता है या हेमाटोमा नहीं मिलता है, सिर्फ उतना ही ब्लड है जो बाहर दिख रहा है। इसे थ्रेटेंड अबॉर्शन कहते हैं। थ्रेटेंड अबॉर्शन के मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हम पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट का एडवाइस देते हैं एटलीस्ट फॉर 15 डेज। अदर इज़ प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट, जो कि या तो इंजेक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं या टैबलेट के फॉर्म में दे सकते हैं या फिर वेजाइनल जेल के फॉर्म में दे सकते हैं। फॉलिक एसिड की टैबलेट्स एंड कुछ सावधानियां हमें इस पीरियड में ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि आपको हैवी वेट नहीं उठाना है, यू हैव टू अवॉइड सेक्सुअल एक्टिविटी एंड डाइट पे प्रॉपर ध्यान देना है।
ऐसे पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के साथ साथ हम पेशेंट को रिस्क भी एक्सप्लेन करते हैं कि देयर इज़ 50% चांसेस, 50% चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाएगी एंड 50% चांसेस हैं कि यदि ब्लीडिंग बढ़ जाती है तो अबॉर्शन भी हो सकता है। ऐसे केसेस में हम 7 से 10 दिन बाद सोनोग्राफी रिपीट कराते हैं। यदि पेशेंट की ब्लीडिंग बंद हो गई है, सोनोग्राफी में बच्चे की धड़कन प्रेजेंट है, सोनोग्राफी में अंदर कोई ब्लड का कलेक्शन नहीं है, ऑस क्लोज्ड है, तो इट इज़ अ गुड इंडिकेशन एंड प्रेगनेंसी कैन बी कंटिन्यूड सेफली विद द ट्रीटमेंट एंड विद द बेड रेस्ट। लेकिन यदि ऐसे पेशेंट्स जो कि इस ट्रीटमेंट पर चल रहे हैं, हफ्ते 10 दिन के दौरान में यदि इनकी ब्लीडिंग बढ़ गई है या कोई छोटा टुकड़ा निकल गया है तो हमें सोनोग्राफी रिपीट करके देखनी होती है। सोनोग्राफी में यदि इंटरनल ऑस ओपन हो गया है तो ये पेशेंट्स जो हैं वो इनएविटेबल और इनकम्प्लीट अबॉर्शन की कैटेगरी में चले जाते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल ही कम होते हैं। और ऐसे पेशेंट्स में ब्लीडिंग बढ़ जाती है, क्लॉट्स निकलने लगते हैं और कुछ टुकड़े भी निकल सकते हैं। ऐसे केसेस में जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है कंप्लीट इवैक्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब कंप्लीट सफाई करना, या तो वो मेडिकल मेथड से की जा सकती है या सर्जिकल मेथड से की जा सकती है। Other type of abortion is missed abortion. This is the second most type of abortion जिसे लेकर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। मिस्ड अबॉर्शन का मतलब है कि या तो प्रेगनेंसी हुई लेकिन बच्चे की धड़कन नहीं बनी, जिसे कि हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं, या फिर सिर्फ बच्चे की थैली जिसे जेस्टेशनल सैक कहा जाता है वो बना, उसमें कोई योग सैक या एम्ब्रो नहीं बना, जिसे कि हम प्लाइटेड ओवम कहते हैं। तो इन केसेस में प्रेगनेंसी के कंटिन्यू होने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। लेकिन यदि पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं है तो इस केस में भी हम हफ्ते 10 दिन बाद सोनोग्राफी रिपीट करके देख सकते हैं कि कुछ उम्मीद है या नहीं है। यदि नहीं है तो इस टाइप ऑफ अबॉर्शन का भी ट्रीटमेंट वही है कि हमें कंप्लीट इवैक्यूएशन करना है, या तो सर्जिकल मेथड से या मेडिकल मेथड से। सो मेडिकल मेथड इज़ बाय टैबलेट मीज़ोप्रोस्टॉल टैबलेट दी जाती है। डोज आपको आपके डॉक्टर बताते हैं जिनसे आप सलाह लेने जाते हैं। सर्जिकल मेथड इज़ नोन एज DNC, मतलब डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज। ये हमसे सबसे पहला सवाल होता है मरीज़ का कि आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोनों ही मेथड को ऑप्ट करना कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि यदि पेशेंट मेडिकली फिट है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन बराबर है, मोर देन 11 है, तो हम मीज़ोप्रोस्टॉल टैबलेट से इसे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यदि पेशेंट का हीमोग्लोबिन 9 ग्राम से कम है, पेशेंट को कुछ एसोसिएटेड मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेशेंट को अस्थमा है जिस केस में मीज़ोप्रोस्टॉल टैबलेट नहीं दी जा सकती है, ऐसे केसेस में हमें DNC ही करना चाहिए। तो एडवांटेज DNC के ये होते हैं कि ये वन टाइम ट्रीटमेंट होता है, आपको बार बार डॉक्टर के पास विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड ये होता है कि इमरजेंसी में एडमिट होने की चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अबॉर्शन की डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी आता है, जेस्टेशनल ट्रोफोलास्टिक डिजीज़ आता है, या फिर बच्चेदानी में किसी गठान या फाइब्रॉइड या ओवेरियन सिस्ट की वजह से प्रेगनेंसी के साथ ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आते हैं। किसी किसी पेशेंट में ये फिजियोलॉजिकल होता है, जैसे कि प्लेसेंटल साइन कहा जाता है, मतलब कि जब तक आपका प्लेसेंटा पूरा बन नहीं जाता है तब तक किसी पेशेंट को शुरू के 3-4 महीने तक स्पॉटिंग होती रहती है, जिसे कि प्लेसेंटल साइन कहा जाता है। कॉम्प्लिकेशंस में द इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन की ब्लीडिंग यदि बहुत ज़्यादा हो गई है पेशेंट को, तो पेशेंट हेमरेजिक शॉक में जा सकता है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और पेशेंट को इमरजेंसी में एडमिट करके ब्लड लगाना पड़ सकता है।
और इमरजेंसी में हमें डीएनसी भी करनी पड़ सकती है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन, यदि पेशेंट डॉक्टर के पास टाइमली नहीं पहुंचता है या फिर डॉक्टर को नहीं दिखाता है, सोनोग्राफी नहीं कराता है, तो आरपीओसी रह जाता है, यानी रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रह जाते हैं, जिससे आगे चलकर यूट्रस में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे एंडोमेट्राइटिस कहते हैं, या फिर उसी समय इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ सकता है जैसे कि सेप्टिक अबॉर्शन कहा जाता है, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं अबॉर्शन के। अंत में हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ अबॉर्शन, मतलब हम क्या कर सकते हैं जिससे इस कंडीशन को अवॉइड किया जा सके। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन इज़ प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल काउंसलिंग, मतलब आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट कर लीजिए, आपके सारे रूटीन टेस्ट करा लीजिए, एंड if those are normal then you can plan for pregnancy. Second is यदि आपके रूटीन टेस्ट में, आपकी स्क्रीनिंग में यदि कोई बीमारी सामने आती है जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट पहले लेना है, उसका प्रॉपर कंट्रोल करना है, फिर प्रेगनेंसी प्लान करना है। थर्ड इज़ यदि आपके यूट्रस में कोई अनॉमली सामने आती है जैसे कि यूनिकॉर्नुएट, बाइकॉर्नुएट यूट्रस या सेप्टेट यूट्रस, तो पहले उसका ट्रीटमेंट हमें करना है, जो कि आसानी से लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा किया जा सकता है। यदि कोई फाइब्रॉइड है तो पहले उसे निकलवा लीजिए, मतलब बचदानी में कोई गठान है तो पहले उसका ट्रीटमेंट लेना है, फिर प्रेगनेंसी प्लान करनी है। नेक्स्ट प्रिवेंशन इज जो कि आजकल की जनरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अवॉइड सब्सटेंस अब्यूज़, मतलब सिगरेट, अल्कोहल और अदर ड्रग्स का कंजम्पशन आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले पूर्णतः बंद करना है। एंड नेक्स्ट इज़ ऑप्टिमम वेट बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी, मतलब यदि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो पहले आप अपने वज़न को कम करिए, या आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम है, लाइक मैलनरिश्ड है, तो आप प्रॉपर डाइट लेके अपने वज़न को प्रॉपर लेवल पर लेके आइए, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि आम जनता की जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग मिसकैरेज, उनका जवाब देने की। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।